आज की इस वीडियो जो कि आरपीएफ सीरीज चल रहा था किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशनल के लिए कांस्टेबल का जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि किरण पब्लिकेशन का चल रहा है आरपीएफ का, इस सीरीज में सेट नंबर 18 तक हो गया था। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 19 चल रहा है, जीके जीएस के प्रश्न है सर। चलिए आज का पहला प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य जानकारी का पहला प्रश्न है, 71 नंबर से चालू होता है इसमें। जो कि पहला प्रश्न है इसमें कहता है, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाले वस्तु पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? ऑप्शन है निगम कर, उत्पाद कर, या पूंजी लाभ, या सीमा शुल्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सीमा शुल्क। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार जो गुड्स जाता है उस पर सीमा शुल्क के नाम से लगता है कर, एक देश से दूसरे देश से जब भी जाता है तो। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आय माइनस अनुदान, या व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, या व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष कर, या प्रत्यक्ष कर, या अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ऑप्शन, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है CRR का और संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन है नगद वापसी अनुपात, या नगद आरक्षित अनुपात, या नगद राजस्व अनुपात, या नगद वापसी आरक्षित। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नगद आरक्षित अनुपात। चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपछात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है परिवर्तन की सीमांत दर, या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगला प्रश्न है 75 नंबर है, होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? पूछा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, या ओडिशा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, कर्नाटक में स्थित है। होयसला साम्राज्य यूनेस्को धरोहर में स्थलीय 42वें सूची में शामिल किया। यह निर्णय सऊदी अरब के सियाद में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया है। इन मंदिरों को 1994 में दर्ज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 17 सितंबर 2023 को यही मान्यता मिलने के एक दिन बाद 18 सितंबर 2023 को मिला है। इसका डेट है 18 सितंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ऑप्शन है साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, या साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। चलिए अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय तट रेखा को साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य या 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य या 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल करते हैं। 9 राज्य कौन कौन से करते हैं? तो इसमें 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह हो गया राज्य। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया इसमें से दमन और द्वीप और पांडुचेरी। दमन और द्वीप और पांडुचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जबकि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों एक द्वीपीय क्षेत्र है। 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक देश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ऑप्शन है निरंकुश या लोकतांत्रिक या राजतांत्रिकवाद या अधिकारिकवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक। भारत में जो चलता है राज शासन लोकतांत्रिकवाद चलता है। लोकतंत्र ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? इसका ऑप्शन है 545 सीटें, 552 सीट या 560 सीट या 550 सीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। इसमें 552 सीटें जो कि 530 सदस्य जो होता है राज्य से निर्वाचित क्षेत्र से होते हैं, 20 जो सदस्य होते हैं संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं और 2 जो होता है 2 राष्ट्रपति अपना अंग भारतीय को मनोनीत करते हैं। तो ऐसे करके 552 पड़ते हैं। वर्तमान जो सीट है वर्तमान में है 545 सीट है लोकसभा की सदस्य, वर्तमान में 545 है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त से संबंधित है? अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 356 या 32 या 75 या 348। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 75। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है? ऑप्शन है सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के आहूत करने की, सत्रावहन और लोकसभा तथा का विघटन करने की शक्ति है। इसीलिए इसका स्थगित करने का भी राष्ट्रपति को शक्ति रहती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में डाला गया है, जो कि पहले
इसमें वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जो कि भाग 4 के अंततः स्थगित करके इसे संवैधानिक अधिकार में रखा गया। मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार में इसे रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह संवैधानिक अधिकार जो है 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है, जो कि पहले अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। उसे अब भाग 12 के अध्याय 4 के एक नया स्थापित कर अनुच्छेद 300 के क में डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 परमादेश हो जाएगा। परमादेश लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सार्वजनिक है। वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया एक आदेश है। यह तब जारी किया जाता है जब किसी भी सरकार, अदालत, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहता है, तब यह आदेश दिया जाता है। परमादेश ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये सब अधिकार आता है। ये सब अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया है? ऑप्शन है 12वीं, 13वीं या 14वीं या 11वीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। 1368 में फिरोज शाह तुगलक 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुब मीनार में। यह 12वीं शताब्दी में 1192 ईस्वी में बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया या कजाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर उत्तर कोरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, A.U. होम या W.C. बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका A.U. होम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो था ये अंग्रेज के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में फिर ये धीरे धीरे आज़ादी के समय आते आते ये इसमें सभी भारतीय एक तरह हो गए। इसकी स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पहले 22 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की। वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधार, पक्षी विज्ञानी और बागवानी
विशेषज्ञ थे और इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल अकबर द्वारा मुगल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए बनाया गया था। यह अपने असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध 5 मंजिला महल है। पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश है? ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला या नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आधुनिक नाम मोहनजोदड़ो को सिंधी में मृतक यानी मनुष्यों का टीला और मोहन का टीला के विभिन्न नामों से विख्यात की गई है। इस शहर का मूल नाम अज्ञात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह प्राचीन सिंधी घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है और विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ये मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी या 21 जून। तो क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत देखा जाता है। कब देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ये 21 जून को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शीतकालीन अयनांत एक खगोलीय घटना है जो कि वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात को दर्शाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह 21 दिसंबर अयनांत है। उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून अयनांत है। आयन काल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ विपरीत है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का आयन काल, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का आयन काल होता है और इसी तरह इसके विपरीत भी है। चलिए ये 21 जून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है प्रधान मध्य रेखा रेखांश, कर्क रेखा अक्षांश या भूमध्य रेखा अक्षांश। अगला चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है इसका? ऑप्शन चलिए सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन 1 तथा 2, 1 तथा 3 या 2 तथा 3, यह सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विकल्प सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, स्लेटगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किस कारण होती है? ऑप्शन है हिमनद, वायु, सतह का पानी या भूमिगत पानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमिगत पानी के कारण स्लेटगमाइट होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्लेटगमाइट एक विशेष प्रकार का निक्षेप है जो भूमिगत जल के कारण निर्मित स्थलाकृति है। चूना का विलय क्रिया से काष्ठ गुफा में विकसित आकाशीय स्तंभ को स्लेटगमाइट क्वार्ट्ज तथा धारातलीय स्तंभ के स्लेटगमाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूमिगत पानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओसियो धारा या कनारी धारा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जो ब्राज़ील के दक्षिणी तट से रियो डी ला प्लाटा के मुहाने तक बहती है। यह अटलांटिक महासागर के दक्षिणी विषुवतीय के एक हिस्से के मोड़ के कारण पैदा होता है, जहां से यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है कोयमलोमिनियम नियम्स। ऑप्शन 2 है क्यूमुलो स्टेटस या क्यूमुलो सीरस या ऑल्टो क्यूमुलस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्यूमुलो निम्बस बादल बादलों एक प्रकार है जो मेघ गर्जित तूफान और भारी वर्षा से जुड़ा हुआ है। ये निम्बस या वर्षा के बादल होने के कारण विभिन्न है। यह 20,000 फुट के नीचे तथा जमीन के अपेक्षाकृत निकट बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सूत्रकनिका, केंद्रक या केंद्रिका या लायन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लायन का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, रकाब यानी स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उंगलियां, नाक, कान या अंगूठा। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कान में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन है हिस्टोन, केराटिन या इलास्टिन या एक्टिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, बांस एक तरह की डैश है। ऑप्शन है जड़ी, वृक्ष, झाड़ी या घास। बांस क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा घास। बांस एक तरह का घास कहलाता है। ये ना वृक्ष है, ना जड़ है, ना झाड़ी है, ये घास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? ऑप्शन है रिलायंस, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट या टाटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने शब्दांत होते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 6 या 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? ऑप्शन क्या कहता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू मंगल के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है।
अगला प्रश्न, अगला है ऑप्शन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू पृथ्वी का 1/8वां भाग है, या चंद्रमा का मंगल का गुरुत्वाकर्षण 1/8वां भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश है शक्ति है। ऑप्शन है यांत्रिक या विद्युतीय, चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्युतीय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विद्युतीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? विद्युत चालकता किस तत्व की अधिकतम होती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, जस्ता या सीसा। किसका होता है सबसे अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चांदी की अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। ऑप्शन है प्रकाश की गति के बराबर, सूर्य की गति के घूर्णन या ध्वनि की गति, या पृथ्वी की सूर्य की परिभ्रमण की गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि की गति के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, या नेटवर्क लेयर, या फिजिकल लेयर, या एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेटवर्क लेयर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अष्ट आधारी, या द्वि आधारी, या षष्ठ आधारी, या त्रिआधारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वि आधारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न है, सिरका विनेगर यानी का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का एक सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है जल, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या बेकिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। जिसका फार्मूला है CaClO2, इसको CaClO2। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? ऑप्शन है कार्बन, चांदी, पारा, या सोना। सबसे कम गलनांक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पारा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? ऑप्शन है रेडियम, रेडॉन, या रेनियल, या रूथेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। रेडॉन का तत्व चिन्ह है, रासायनिक चिन्ह रेडॉन का है। चलिए अगला प्रश्न है झूम कृषि डैश से संबंधित है? ऑप्शन है छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, या स्थानांतरण कृषि, या जामुन की खेती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्थानांतरण
कृषि से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परंपरागत तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? मरुस्थल, मीठा पानी, या टुंड्रा, या वन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वन परिस्थितिकी में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, या जलवायु का परिवर्तन? रामसर का क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना रामसर सम्मेलन का उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, या दिल्ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये बिहार में स्थित है, जो कि बोध गया में स्थित है ये मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किसने किया था? विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किसने किया था? ऑप्शन है माइकल फैराडे, या गुलियोमो मार्कलिनी, या बेंजामिन फ्रैंकलिन, या आइजक न्यूटन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक विषय में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है मैंगी वावेडी, लुइस ई ब्रूस, और एलेक्सी आई एकिमोव? ऑप्शन 2 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा यह। चलिए अगला प्रश्न कहता है, मिलान करें मंदिर और राज्य से संबंधित। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका मिलान करने के लिए कहता है तो यह हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और ये कामाख्या मंदिर तो असम में है। उसके बाद बच गया ये रामनाथ स्वामी मंदिर, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। महाबोधि मंदिर बिहार में, 4 ऑप्शन है ना, इसके हिसाब से 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रोटो ज्वालामुखी है? ऑप्शन है जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, या चिली? ये सक्रिय स्ट्रोटो ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, दी अनसीन इंदिरा गांधी पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है जयराम नरेश, डॉक्टर KP माथुर, या डॉक्टर एना सुबोरोवा, या संतोषी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर KP माथुर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा का गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, या मोहम्मद इकबाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने किया था। मोहम्मद इकबाल कविता साप्ताहिक, जो कि ये प्रकाशित हुआ था सारे जहां से अच्छा के लिए याद किस किया जाता है, ये 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। किंग जॉर्ज पंचम ने 1922 में उन्हें सर की उपाधि देते हुए उन्हें नाइट की उपाधि भी दी, किंग जॉर्ज पंचम ने। तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका ऑप्शन है किरण जॉर्ज, लक्ष्य सेन, या कुरु ताकासाही, या प्रियांशु रावत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 किरण जॉर्ज ने जीता है। आज का ये लास्ट प्रश्न था। 120 टोटल कुल इस वीडियो में हमने देखा है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस का देख लिया है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, और अगला वीडियो रहेगा सेट नंबर 20 में। ये सेट नंबर 19 था।